सीएल हिमाचल न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं राजधानी शिमला से विजेंद्र दत्त गौतम। ज्वलंत मुद्दों की बात चल रही है और चर्चा का विषय भी यही है कि समाज में कितनी बुराइयां हैं, कितनी समस्याएं हैं। आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं महिला नेत्री जो लंबे समय से समाज सेवा के क्षेत्र में भी हैं और राजनीति के क्षेत्र में भी, सुनीता ठाकुर जी। तो सुनीता ठाकुर जी, आपका स्वागत है। समाज के मुद्दों पे आज चर्चा के लिए आपका स्वागत है। आज हम शिक्षा के क्षेत्र की बात करें, समाज के विभिन्न क्षेत्रों की बात करें। जो समस्याएं वार्ड्स में हैं, गांव में हैं, आज हमारी बरसात शुरू होती है, साथ साथ पानी की समस्या आ जाती है, पेयजल आपूर्ति नहीं हो पाती है, कहीं रास्ते निर्माणित नहीं है, शिक्षा का क्षेत्र पिछड़ा हुआ है और समाज किस दिशा की ओर जा रहा है, ये हमारे बड़े प्रश्न हैं। तो आपसे पहला प्रश्न जो सबसे अहम रहेगा वो यही है कि शिक्षा के क्षेत्र में सरकार का और आपकी समाज सेवा का क्या दायरा है, इस दिशा में क्या प्रयास किए जा रहे हैं। आप एक फाउंडेशन से भी जुड़े हैं, तो इस दिशा में आप सरकार से क्या मांग कर रहे हैं, इस बारे में आप थोड़ा रोशनी डालें। पहले तो मेरा सबको नमस्कार। आपने हमसे शिक्षा के क्षेत्र वाली बात की, तो मैं शिक्षा के क्षेत्र में हमारी हिमाचल प्रदेश सरकार शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सारे प्रयास कर रही है। टेक्निकल एजुकेशन और आपके वोकेशनल, बीसीए, बीबीए, तरह तरह की कंपनियां आके इसमें काम कर रही हैं और सरकारी क्षेत्र में भी सरकारी जो हमारे अध्यापक हैं वो भी पूरा प्रयास कर रहे हैं। लेकिन अभी हमारे माननीय जो शिक्षा मंत्री हिमाचल प्रदेश सरकार है, रोहित ठाकुर जी, उन्होंने भी अभी इस पे काफी ज्यादा प्रयास किए हैं। शिक्षा के क्षेत्र को किस तरह से आगे ले जाया जा सके, किस तरह से हमारे जो मॉडल स्कूल है वो किस तरह से किस किस कॉन्स्टिट्यूएंसी में कैसे कैसे बनाने हैं। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने रैशनलाइजेशन जो है, जो कि एक मतलब कहा है कि अगर किसी जगह पे मतलब एक स्कूल में अगर एक टीचर है तो उस स्कूल में अगर 5 बच्चे पढ़ रहे हैं तो उस स्कूल को जो है मर्ज किया जा रहा है। जो कि ये बात ठीक है कि एक टीचर है, 5 बच्चे हैं, सरकारी बोझ पड़ रहा है, ये बात ठीक है, इसमें वो कुछ गलत नहीं कर रहे हैं। लेकिन मेरा जो अपना मानना है, मेरा जो अपना सोचना है, या मैं एक गांव के एरिया की बात करूं, यानी कि इंटीरियर में जाके बात करूं, तो कई बार जो हमारा किलोमीटर्स का दायरा है वो बाई रोड 2 किलोमीटर पड़ता है, 4 किलोमीटर पड़ता है। पर कुछ स्कूल्स हमारे ऐसे हैं जिन स्कूलों को बच्चों को जंगलों से होकर जाना पड़ता है। और वो जब एक बच्चा हमारे एक साइड से हम क्या कर रहे हैं कि हम जो है जो हमारे जिसको बोलते हैं कि लड़कियों के साथ कहीं कोई छेड़खानी हो रही, कुछ उन चीजों को हम बंद करना चाह रहे हैं। लेकिन जब हमारी एक लड़की किसी जंगल से जाके अकेले जाएगी, बड़ी दूर तक जाएगी, तो ये क्या जरूरी है कि वो बच्चा सेफ वहां पे पहुंच पाएगा? अगर वो उन स्कूलों को मर्ज कर रहे हैं तो हम सिर्फ शिक्षा के क्षेत्र में सरकार से अनुरोध करेंगे, निवेदन करेंगे कि शिक्षा के क्षेत्र में खाली एक अध्यापक जो है पूरे स्कूल को नहीं चला सकता है। वहां बच्चे 5 है, वहां बच्चे 10 है, वहां बच्चे 20 है, लेकिन सब्जेक्ट तो हमारे अलग अलग होंगे, क्लासेस हमारी अलग अलग होंगी। और मेरा मानना यह है कि जिस स्कूल में एक ही टीचर होगा, वो एक टीचर जाके शिक्षा की गुणवत्ता को आप कैसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि एक टीचर, कभी उसकी इमरजेंसी भी तो हो सकती है, जब उसकी इमरजेंसी होगी तो दूसरा कहाँ, स्कूल में तो ताले लग जाएंगे। लेकिन उससे पहला सवाल और उससे पहले वाला जो मेरा अनुरोध, जो आपका सवाल था शिक्षा की गुणवत्ता को लेके, शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हो रहे हैं, लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी है जिसमें हमारे को, आपको याद होगा कि जब हम पढ़ाई करते थे बचपन में, जब हम स्कूल जाया करते थे, तो संस्कृत हमारा जो सब्जेक्ट होता था वो कंपलसरी सब्जेक्ट था, उसको हमको पढ़ना ही पड़ता था और उसमें संस्कार भी होते थे। और दूसरी बात यह कि नैतिक शिक्षा, मुझे आज भी याद है कि नैतिक शिक्षा भी हमारा एक सब्जेक्ट होता था, जो कि एक छठी कक्षा से शुरू हो जाता था। बच्चों को नैतिकता के बारे में पता था कि नैतिकता क्या चीज है। लेकिन आज जो हमारी पढ़ाई है
आज जो हमारी पढ़ाई है, कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो वहां से काट दिए गए हैं। तो मेरा माननीय मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश सरकार, जो कि यहाँ के मुखिया हैं, और यहाँ के शिक्षा मंत्री जो हैं, उनसे मेरा इतना ही अनुरोध रहेगा कि हर स्कूलों में जाके नैतिक शिक्षा को भी जरूर पढ़ाया जाए, संस्कृत है हमारी वो भी जरूर पढ़ाई जाए और उसको कंपल्सरी किया जाए। संस्कार हैं हमारे, संस्कार हम बच्चों को तब दे पाएंगे जब वो उस सब्जेक्ट के साथ अटैच रहेगा। आध्यात्मिक शिक्षा भी हम बच्चों को मतलब वहां पे स्कूलों में दी जाए, ताकि वो बजाय इसके कि अब थोड़ा सा मैं अपने मुद्दे से भटकना तो नहीं चाह रही थी, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको एक लाइन पे ले जाना चाह रही हूँ कि अगर हमारे बच्चों के पास स्पोर्ट्स होता, नैतिक शिक्षा होती, खेलकूद प्रतियोगिता होती, क्योंकि हम जब पढ़ा करते थे तो मुझे आज भी पता है कि एक सैटरडे वाला प्रोग्राम होता था। शनिवार को बच्चे स्कूल जाते थे, आधी छुट्टी के बाद, जिसको हम आधी छुट्टी बोलते हैं, यानी कि आफ्टर जो हमारा लंच टाइम होता था, वहां पे हमारे से कल्चरल एक्टिविटीज, डेक्लेमेशन, बहुत सारी चीजें करवाई जाती थी, जिसके कि हमारे को इनाम दिए जाते थे। फर्स्ट सेकंड पोजीशन को आइडेंटिफाई किया जाता था, तो बच्चों में एक उत्सुकता होती थी, वो अपनी प्रोत्साहन के लिए जो हमें इनाम दिए जाते थे, तो बच्चों में एक उत्सुकता पैदा होती थी कि मुझे आज पढ़ाई के साथ साथ अपनी कल्चरल एक्टिविटीज, स्पोर्ट्स, ये सारी चीजें करनी है। उनका जो ध्यान डाइवर्ट नहीं होता था। लेकिन आज की शिक्षा में क्या है कि आज की शिक्षा में मैं ये नहीं कहूंगी कि आज की शिक्षा बेकार है, आज की शिक्षा अच्छी है, लेकिन वो जो हमारा मॉडर्न और पिछला जो हमारा एक प्राचीन वाला नैतिकता का दायरा संकुचित हो गया है। तो मेरा मानना इतना ही है कि बच्चों को अगर हमें दशा और दिशा सही देनी है तो हमें इन सब्जेक्ट्स को ऐड करना पड़ेगा, नैतिकता बच्चों को सिखानी पड़ेगी, ताकि उनके अंदर वो संस्कार आए, ताकि बच्चे दूसरी तरफ ना जाए। बच्चों के पास कुछ रह ही नहीं गया, बच्चों के पास एक टेलीफोन रह गया। बोलते ये डिजिटल ठीक है, विकास निरंतर प्रक्रियाएं होती रहेगी, लेकिन विकास के साथ साथ हमारा फोन जो है एक विनाश भी है। बड़ी अच्छी बात कही आपने। दूर दराज के क्षेत्रों में बच्चे हैं, समस्याएं होती हैं, आने जाने में बड़ी समस्याएं हैं, पहाड़ी क्षेत्र, भौगोलिक स्थितियां अनुकूल नहीं है, उनको देखते हुए कैटेगराइज करना होगा स्कूलों को। साथ ही गुणवत्ता के लिए नैतिकता का दायरा थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा, और ये एक सही आपका सुझाव है सरकार के प्रति। अच्छा, एक अहम शहरों से जुड़ी हुई समस्याएं जो सामने आती हैं वो सौंदर्यकरण को लेकर है। हमारे पास आज बहुत सारी समाजसेवी संगठन सामने आते हैं, सौंदर्यकरण की बात करते हैं, पेड़ पौधे लगाने जंगलों में चले जाते हैं, कॉलोनी में या वार्ड में कहीं पेड़ पौधों को लगाया नहीं जाता, बंदरों की समस्या बनी हुई है। दूसरा जो है पेयजल आपूर्ति की समस्या हो जाती है। तो ये मसले समाज से जुड़े हुए लंबे समय से चलते आ रहे हैं और आज तक निदान इसका हो नहीं पा रहा है। तो इसके कारण और निवारण पर आप सरकार से क्या मांग करने वाले हैं? आप हमें कह रहे हैं कि शहर की सुंदरता, शहर हमारा बहुत सुंदर है ना, ये इसके लिए बाहर से लोग भी शिमला को देखने के लिए आते हैं जी। लेकिन जिस तरह का एक सुंदरता पहले एक शहर में होती थी, कहीं ना कहीं उसमें जो है घटता दिखता नजर आ रहा है। बच्चों को या वार्ड्स आपने हमसे एक चीज पूछी है, पेड़ पौधे लगाने वाली बात की है जी। सरकार जो है तरह तरह के अवेयरनेस प्रोग्राम लगाता है। अवेयरनेस प्रोग्राम को सवाल ये है कि जैसे गली मोहल्ले हैं, छोटे वार्ड हैं, और वहां पर हमारे पास संकुचित दायरा है हालांकि, लेकिन वहां पर पेड़ पौधे फ्रूटफुल जो हमारे पौधे होते हैं जिनसे आप फल उगाए जा सकते हैं, जो हमारी आने वाली पीढ़ी उनका लाभ प्राप्त कर सकती है, इस तरीके के प्रयास नहीं हो रहे हैं सौंदर्यकरण को लेकर के। और दूसरी तरफ तारों के जाल बिछे हुए हैं, वहां व्यवस्थाएं इतनी सुदृढ़ हो नहीं पा रही हैं, और ये एक लंबे दौर से इन समस्याओं का प्रचलन जारी है। लेकिन जब तक हम अपने वार्ड्स में जाके एक छोटी छोटी सोसाइटीज का गठन नहीं करेंगे,
मतलब लोगों को अपने साथ नहीं लेंगे, जी। लोगों के सुझाव को अपने साथ नहीं लेंगे, हम सरकार जो चाह रही है वही करना चाह रही है, उतना ही करना चाह रही है, तो ये सारी समस्याओं का निदान हम नहीं कर सकते। हमें पहले उस वार्ड में जाके वहां वार्ड की जो एक सोसाइटी है, मान लो एक गली है, एक गली में मान लो हमारे पास इतनी सी जगह है जहाँ पे हम अभी बैठे हैं, इतनी सी जगह है, इतनी सी जगह में हमारे पास अगर 10 पौधे भी लगते हैं तो वो 10 पौधे फ्रूटफुल होने जी चाहिए। जी जैसे बिल्कुल हमारा बिल्कुल। कोई आड़ू का पौधा लग गया, जी लीची लग गई, आम लग गया, जी मतलब इस तरह के पौधे हमारे लगने चाहिए। और इसके साथ साथ आपने एक अच्छा सा सवाल फ्रूट वाला हमसे किया। इसके साथ साथ जो हमारे बच्चे, आज आपने देखा होगा हमारे बच्चे जो है बहुत ज्यादा नशे में संलिप्त हो रहे हैं, जी क्योंकि उनके पास फोन के अलावा कोई चीज ही नहीं है, उनको सिर्फ फोन दिखता है। जी और माँ बाप ने भी इतनी फैसिलिटी दी है कि माँ बाप भी क्या करेगा, क्योंकि माँ बाप के पास भी ऐसा कोई चीज नहीं है जिसको कि माँ बाप बताए कि तू यहाँ पे जाके हाँ, ये खेलकूद के वाली चीज साधन करें, संकुचित हो गए हैं। संकुचित हो गए हैं। जी तो लेकिन जैसे ही म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का एरिया ले लो, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में भी 34 वार्ड है हमारे, उन 34 वार्ड में छोटी छोटी सोसाइटीज को हम लोगों को गठन करना पड़ेगा, लोगों को साथ लेना पड़ेगा और उनको पौधे प्रोवाइड करने पड़ेंगे, पौधे प्रोवाइड करके फ्रूट वाले पौधे प्रोवाइड करने पड़ेंगे। और वहां के जो बच्चे हैं हमारे, उन बच्चों की हम लोगों को ड्यूटीज लगवानी पड़ेगी, उनको सिखाना पड़ेगा। जैसे कि पुराने जमाने में हम खेतों में जाते थे, खेतों में जाके अपने खेत खलियानों में जाके काम करते थे, दादा दादी के साथ रहते थे, सारी चीजें करते थे। तो आज हमारे को ये संस्कार देने की उनको जरूरत है कि बेटा इस पौधे की तरफ को देख रेख करनी है, क्योंकि वो जब उस पौधे की तरफ ध्यान देगा तो वो ना अपने आप को, अपने ध्यान को कन्वर्ट कर देगा उधर की तरफ को। उसका जो एक आज की टाइम में हमारा प्रचलन नशे का है, थोड़ा थोड़ा वो धीरे धीरे वहां से बाहर जी जी। निकलता चला जाएगा। मतलब यही कि महानगरों की तर्ज पर एक नियमावली का निर्माण किया जाना चाहिए और पाबंद किया जाना चाहिए कि सोसाइटी का निर्माण हो और उन नियमों के दायरे में वो लोग कार्रवाई को अंजाम दें, जी ताकि एक माहौल कायम किया जा सके। जी और साथ में समाज सेवी के जो अ, जितनी औपचारिकताएं हैं वहां निभाई जा सके। पर वो खाली कागजों में ना रहे, क्योंकि आज की जो, चाहे वो आप अवेयरनेस प्रोग्राम लगा रहे हैं, चाहे वो आप स्कूलों में लगा रहे हैं, कहीं आप एनजीओ से रिलेटेड कोई काम कर रहा है, तो वो सिर्फ कागजों की औपचारिकता जी, तक जी, ही नहीं, है, अगर सरकार हकीकत में नहीं है। अगर सरकार के अंतर्गत कोई किसी नियमावली का निर्माण होता है तो उसके अंतर्गत ये चीज भी स्पष्ट होगी कि उसमें निरीक्षण प्रक्रिया भी होगी। तो जैसे महानगरों में है तो आज वहाँ बड़ी बड़ी सोसाइटीज हैं और बाकायदा वहां पर निरीक्षण प्रक्रिया जारी रहती है और वो लोग पूरी नियमावली पे पाबंद रहते हैं और उसके अंतर्गत वहाँ सौंदर्य व्यवस्था या इस प्रकार की व्यवस्थाएं चलती हैं। बहरहाल हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न, जैसे आपने नशे की बात की, नशे को लेकर के एक बड़ी समस्या भी है। अभी हाल में ही हमारी यहाँ पे शिमला के एसपी इस बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने एक बड़ा आंकड़ा भी पेश किया था कि नशे में कितने बच्चे संलिप्त हो रहे हैं या फिर कितने केसेस पकड़े गए हैं। जितने केसेस पकड़े गए हैं तो उसका वही है कि दायरा उससे ज्यादा ही होगा बच्चों का संलिप्त होने का। और यहाँ पर रोज अगर देखें तो हालांकि हर दूसरे चौथे दिन कोई बड़ा माफिया नशे का देखा जा सकता है जो पुलिस ने पकड़ा हो, लेकिन इस दिशा में अवेयरनेस को लेकर के कुछ काम हो नहीं रहा है। जमीनी धरातल पर बहुत सारे संगठन काम कर रहे हैं, विभाग भी काम कर रहे हैं। तो आपका क्या सुझाव रहेगा कि इस दिशा में क्या प्रयास किए जा सकते हैं कि बच्चे जो हैं वो इन नशे की गतिविधियों से दूर रहें? देखो, मेरा सुझाव जहां तक गतिविधियों से दूर रहने का है वो तो अलग सा सुझाव हो गया जी, क्योंकि नशे की गतिविधियों से दूर रहने के लिए तो बहुत सारी चीजें सरकार को करनी पड़ेगी, जो बोलते ना मैंडेटरी करनी ही पड़ेगी। जी, क्योंकि हमारे बच्चों के पास ना तो कहीं खेल के ग्राउंड्स हैं, जी, है ना। शिमला शहर में जितने भी हमारे स्कूल्स हैं, कहीं मतलब चाहे आप वो स्कूल का जो ग्राउंड है वो स्कूल के टाइम तक ही वहां पे ग्राउंड्स हैं। और मान लो अगर उसके बावजूद भी बच्चे वहां पे खेलने जाते हैं, अलाउड किया है सरकार ने, लेकिन वो कितनी देर जाएगा? बच्चा वहां पे वही जा पाएगा जो किसी के साथ कोई
जान पहचान का होगा वहां वो खेल लेगा। लेकिन आम बच्चों के लिए मेरे को लगता है कि हर सोसाइटीज में एक इतना सा ग्राउंड होना चाहिए कि बच्चे वहां पे खेल पाए, बच्चे वहां से एक दूसरे से बात को शेयर कर पाए। रहा सवाल एसपी साहब का कि एसपी साहब ने आपको आंकड़े दिए या एसपी साहब ने बोला, जो भी बोला होगा, लेकिन ये सरकारी तंत्र में ठीक है, हर आदमी अपने अपने काम को कर रहा है, अवेयरनेस प्रोग्राम हो रहे हैं, नशे के खिलाफ या नशे की खिलाफत के लिए उसको बंद करने के लिए काम किए जा रहे हैं। पर मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जब हमारे यहाँ पे नशा आएगा ही नहीं तो हमारे बच्चे नशा करेंगे कहाँ से? नंबर एक। जो मेरा अपना एक विचार है। जी। और दूसरी बात ये कि वो नशा अगर प्रोवाइड हमारे बच्चों को किया जा रहा है तो वो नशे जहां वो प्रोवाइड हो रहा है वहां से वो नशा रुक क्यों नहीं रहा है? और अगर बच्चों को यहाँ पे पकड़ा जा रहा है तो वो उन बच्चों को पकड़ा जा रहा है जो उसको यूज कर रहा है, और वहां से लाके अब एक हिसाब से हमने बच्चों को समाज से अलग कर दिया क्योंकि वो तो अंदर जेल में रह रहा है। तो जेल में कोई भी बच्चा जाएगा, समाज की हर नजर, आस पड़ोस की हर नजर उस बच्चे को मतलब उस नजर से देखेगी, वो कभी अपराध की नजरों से देखेगी, वो कभी भी समाज में आने के लायक नहीं रहेगा। तो मेरा सरकार से स्ट्रिक्टली, मतलब मैं एक जिसको बोलते हैं एक माँ होने के नाते भी कहूंगी यहाँ पे, और माँ होने के नाते पूरी माओ से भी एक आह्वान करूंगी कि वो आए, संकोच ना करें कि हमारा बच्चा नशे में है, क्योंकि जब तक वो बाहर नहीं आएंगी, अपने बच्चों मतलब समाज के डर से चलती रहेगी, तो हम अपने बच्चों को इस अपराध से बाहर नहीं अपराध तो नहीं कहूंगी, डॉक्टर्स तो इसे बीमारी कहते हैं। अगर ये बीमारी है तो इस बीमारी से बाहर लाने के लिए हमें खुद ही काम करना पड़ेगा। कारण क्या है कि आस पड़ोस हमारा काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि जब हमने बच्चों को चलना सिखाया था तो हमने खुद ही चलना सिखाया था। बच्चों को स्कूल डाला तो हमने खुद ही डाला था, पड़ोस से हमने सलाह नहीं ली थी। तो मेरी सभी माओं से एक आह्वान रहेगा कि वो आए और इस दिशा में एक कदम उठाए। एक कदम के साथ साथ हम 4 कदम ले लें, और सरकार से भी निवेदन करूंगी कि जितने भी हमारे ये मतलब अपने जहां से नशा प्रोवाइड हो रहा है, असली माफिया को पकड़ा जाए। जी, बड़ी अच्छी बात आपने कही है। हमारे पास मामलों की फहरिस्त बढ़ाने से कुछ नहीं होगा, और जो इसमें एडिक्ट हैं, जो इसके शिकार हो रहे हैं, वही युवा बच्चे आज जेल की सलाखों के पीछे हैं, और उससे कुछ नहीं होगा। अंकुश लगाने की जरूरत है बड़े माफिया पे, और बॉर्डर्स को सील कर किए जाने की जरूरत है, निगरानी की ज्यादा आवश्यकता है। जी, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। आप जैसे कांग्रेस की एक वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, लंबे समय से आप वो एक्टिव हैं। आज कांग्रेस पार्टी का जो कार्यकर्ता है उसको तवज्जो दी जाने की बात की जा रही है। आपके बोर्ड और निगमों में अभी बहुत सारे पद खाली पड़े हैं, तो आपकी कार्यकारिणी में से ही लोगों को या आपके जो वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं उनको ही वहां बोर्ड और निगमों में लिया जाना है। तो इस दिशा में कितना काम हो रहा है, उसको लेकर कार्यकर्ता और नेता कितना संतुष्ट हैं? संतुष्ट तो आदमी कभी भी नहीं होता है, और किसी भी फील्ड में जाके संतुष्ट नहीं होता है। माननीय मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश जो है एक आम परिवार से उठ के आज चीफ मिनिस्टर हैं, तो जब उन्होंने निचले स्तर से आके काम किया होगा तो इतने बड़े लेवल की अगर उन्होंने सोच रखी होगी तो वो उस जगह पे पहुंचे भी हैं। वो एक आम परिवार के सदस्य हैं और सबके बारे में सब सोचते हैं, उनको कब क्या करना है, कब कैसे उनको निगम बोर्ड का चेयरमैन बनाना है, किसको किस दिशा में और किस दशा में रखना है, वो इस चीज को सब जानते हैं। लेकिन अभी जो है ये उपचुनाव में जो है हमारे जो 9 विधायक थे, उन 9 विधायकों ने जनता के ऊपर कितना बड़ा कुठारघात किया ये आप भी जानते हैं। और जनता की सारी जितनी आशाएं थी उस पे उन्होंने पानी ही फेरा है। तो इस चुनाव में जो है इस तरह से हमारे माननीय मुख्यमंत्री साहब को उलझा दिया। मैं उलझाना इसलिए भी नहीं बोलूंगी, उलझाना शब्द उनके लिए बहुत एक छोटा सा शब्द है, लेकिन उन्होंने इतनी सौम्यता के साथ, इतनी बुद्धिमत्ता के साथ और किसी को एक शब्द भी ना बोल के दोबारा से अपने 40 के 40 विधायक जो है बना दिए हैं। तो मैं आज उम्मीद करती हूँ, क्योंकि उनकी पत्नी भी अभी चुनाव लड़ी है धेरा से, तो वो भी जीत के आई है, वो भी एक महिला है, और मेरा उनसे भी अनुरोध रहेगा कि संगठन के जितने भी कार्यकर्ता है
जिन्होंने जब हमारी सरकार नहीं थी जी। सरकार बनाने में काम किया है, तो चाहे वो महिला अध्यक्ष हमारी जैनम चंदेल जी हैं, चाहे हमारे अपने वहां के अध्यक्ष अनुराग शर्मा जी ऐसे बादल के, क्योंकि उनकी पूरी की पूरी टीम जो है उस टाइम काम में रही। चाहे हमारे यूथ के अध्यक्ष निगम भंडारी जी हैं, एनएसयूआई के अध्यक्ष छत्र सिंह जी हैं, बहुत सारी चीजें हैं, मतलब काम तो सबने मिलके किया, कलेक्टिवली काम हुआ है। तो मेरा सिर्फ सब लोगों से अनुरोध रहेगा, उनकी कैबिनेट से भी अनुरोध रहेगा, जो आज कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं उनसे भी अनुरोध रहेगा कि कार्यकर्ता की पहचान करें, कार्यकर्ताओं को तवज्जो दे, कार्यकर्ताओं को, माननीय हमारी प्रतिभा सिंह अध्यक्ष हैं इस वक्त हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस पार्टी की, उनसे भी अनुरोध रहेगा कि जितने भी कार्यकर्ताओं ने, चाहे वो महिला थी चाहे वो पुरुष था, कम से कम महिलाओं को इसलिए भी स्थान मिलना चाहिए। महिलाएं बड़ी मुश्किल से अपने घरों का काम छोड़ के यहाँ पे संगठन के लिए काम करती हैं, तो अगर उनको आज जब हमारी अपनी सरकार है उस सरकार में उनको तवज्जो नहीं मिलेगा तो शायद मुझे लगता है कि वो निराश हो जाएंगी और अगले जो हमारा काम होगा उसको करने में शायद हो सकता हम दिक्कत महसूस करें। ये लंबी चौड़ी फहरिस्त है आपके नेताओं की, बड़े वरिष्ठ कार्यकर्ता और नेता हमारे 12 जिलों में सक्रिय रहे हैं, बड़े लंबे समय से ये लड़ाई लड़ रहे हैं। तो इस दिशा में आपको क्या लगता है कि आपको कितनी सफलता इसमें प्राप्त होने वाली है? कहते हैं ना विजेंद्र जी कि सफलता कब मिलती है, जब तक हम घर से चले ही नहीं तो हम किस सफलता की उम्मीद कर रहे हैं। जी। हमको घर से चलना तो पड़ेगा, कदम तो रखना पड़ेगा, तो शायद मेरा भी वो कदम है। हम निकल चुके हैं और इसमें निकल चुके हैं कि अब हम इस मुहिम को जारी रखते हुए सफलता की तरफ निकलेंगे और पीछे की तरफ अपने कदम नहीं लेंगे। जब तक हम उस सफलता में नहीं पहुंचे जो हमने सोच रखा है, तब तक मैं पीछे नहीं हटूंगी। मैं अकेले कुछ नहीं कर सकती हूँ, लेकिन पूरा जो हमारा हिमाचल प्रदेश का जो एक पेरेंट्स हैं, जो माँ बाप है, जो निराश हैं, उन सब से मैं निवेदन करूंगी कि वो आए और हमारी फाउंडेशन का मेंबर बने और मिलके हम इस पे काम करें। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आज बड़े मुद्दों की चर्चा हुई है, कई ज्वलंत मुद्दे सामने आए हैं और हमने उनको लेकर के सुनीता ठाकुर जी जो वरिष्ठ कांग्रेस की कार्यकर्ता भी हैं और समाज सेवी के रूप में भी अपनी पहचान रखती हैं, इनसे आज हमने जिक्र किया। कई चीजें, शिक्षा के क्षेत्र में कुछ सुधारों की बात सामने आई, शहरी सौंदर्यीकरण की बात सामने आई, राजनीति में इन्होंने कुछ अच्छे सुझाव दिए हैं। आने वाले समय में इन विषयों पर विस्तार किया जाएगा और हम ऐसे ही आपके साथ नए मुद्दे लेकर बने रहेंगे। देखते रहिए CL हिमाचल न्यूज। धन्यवाद।